वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ जीडी। आई एम एडवोकेट वर्षा। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, उसमें जो हमें 6th फंडामेंटल राइट दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में था, उसे देखेंगे। और उसके अलावा जो 4 आर्टिकल्स बाद में ऐड किए गए हैं, आर्टिकल 31A, B, C और D, उन्हें भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 31 है, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, उसे 44th अमेंडमेंट 1978 में रिपील कर दिया गया और उसे एक लीगल राइट बना करके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना करके आर्टिकल 300A में ऐड किया गया, जो कि अब पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉल करता है। तो आर्टिकल 31 जो कि है वो रिपील हो चुका है 1978 में। उसके बाद आता है जो हमारे बाकी के 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 31A, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जो ये 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 31A, B, C और D, ये चारों बाद में ऐड किए गए हैं क्योंकि ये कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट हो रहे हैं। तो ये बाद में कब ऐड किए गए हैं वो देखते हैं और क्यों। तो मेनली जब लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो ज़्यादातर लैंड्स जो थे वो ज़मींदार के पास थे, जो उस टाइम रूल कर रहे थे, ज़मींदार थे, उन सब के पास ज़्यादातर हमारी प्रॉपर्टीज़ थी और हमारा ज़्यादातर जो इकोनॉमी था हमारी कंट्री का, वो भी उनके पास ही था। तो उन सबको अपने अंडर लाने के लिए, उन सबको जो पुअर पीपल था उनके बेनिफिट्स के यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे, कुछ लॉज बनाए थे। तो उसी के लिए सेविंग लॉज करके 4 आर्टिकल्स सेविंग लॉज के अंदर लाए गए थे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 31A है वो देख लेते हैं, उसका हेडिंग क्या कहता है। वो कहता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट एक्सेट्रा। तो स्टेट के एक्विजिशन के लिए जो भी लॉज बनाएंगे उसको सेव करने के लिए आर्टिकल 31A लाया गया था। और वो क्या कहता है वो इस आर्टिकल में देखेंगे। इस आर्टिकल में हमारे पास 2 क्लॉजेज हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है वो देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में जो भी कुछ कहा गया है, तो आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेटिव है, तो वो वॉइड होंगे, इररिलेवेंट होंगे। तो जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 31A का, वो कहता है नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर। कोई भी लॉ जो इन 5 चीज़ों के लिए बनाए जाएंगे जो कि क्लॉज 1 में दिए गए हैं, वो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी हैं तो भी वॉइड नहीं होंगे। मेनली इसमें हम 2 आर्टिकल्स हैं हमारे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को डाला गया है इसमें। तो आर्टिकल 14 जो है हमारा, वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। एंड जो हमारा आर्टिकल 19 है, जिसमें हमें फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स दिए गए हैं, उन दोनों को इस आर्टिकल में बोला गया है कि उसे वॉइड नहीं माना जाएगा। तो जो हमारा क्लॉज 1 का सब क्लॉज A है, वो क्या कहता है वो देखते हैं। तो आर्टिकल 31A का क्लॉज 1 का सब क्लॉज A जो है वो कहता है द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट्स और एनी राइट्स और एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट्स। और इसमें सबसे पहले स्टेट्स और राइट्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके लिए हमें आर्टिकल 31A का क्लॉज 2 देखना पड़ेगा, जिसमें कहा गया है इन दिस आर्टिकल, जहाँ पे हमें 2 सब क्लॉजेस हैं। तो क्लॉज 2 का सब क्लॉज A जो है वो कहता है द एक्सप्रेशन स्टेट इंक्लूड्स इन रिलेशन टू लोकल एरियाज द एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर लैंड टेन्योर। लैंड टेन्योर से रिलेटेड जो भी टर्म्स एक्सप्रेशंस यूज होते हैं लोकल एरियाज में, वही स्टेट एक्सप्रेस करता है इन रिलेशन टू लोकल एरियाज। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं।
तो आर्टिकल 31A के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए के अंदर जो 3 पॉइंट्स है, वो फर्स्ट पॉइंट कहता है एनी जागीज, इनाम्स और एनी सच सिमिलर ग्रांट्स और इन तमिलनाडु एंड केरला जनमांस राइट। वहीं जो सेकंड पॉइंट है वो बात करता है एनी लैंड अंडर रोथवारी सेटलमेंट, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो बात करता है एनी लैंड हेल्ड और लेट फॉर एग्रीकल्चर, वेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड या फिर साइट्स ऑफ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर्स। इन चीज़ों से रिलेटेड, इन चीज़ों के अंदर जो भी है वो सब स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। वहीं जो क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी है वो बात करता है द राइट एक्सप्रेस इन रिलेशन टू स्टेट इंक्लूड proprietors, sub-proprietors, under-proprietors, then tenure holders, riyat, under-riyat, and any other rights or privileges in respect to land revenue. Land revenue से related जो भी rights और privileges हैं, जो state से related हैं, वो सब right को express करते हैं। तो आर्टिकल 31A के क्लॉज 2 में हमें डेफिनेशन दिया गया है स्टेट और राइट्स का। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है आर्टिकल 31A का वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 31A में जो क्लॉज 1 है उसमें जो सब क्लॉज A है वो कहता है द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ स्टेट्स और एनी राइट्स और एक्सटिंग्विशमेंट और सेटलमेंट ऑफ एनी सच राइट्स। तो स्टेट का एक्विजिशन या उससे रिलेटेड राइट्स का एक्विजिशन या उससे रिलेटेड राइट्स का एक्सटिंग्विश होना या मॉडिफाई होना अगर वायलेट करता है आर्टिकल 14 या 19 को, तो भी इस आर्टिकल के अंदर वो लॉ वॉइड नहीं माना जाएगा। वही जो हमारा सेकंड सब क्लॉज है आर्टिकल 31A का क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी, वो कहता है द टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को अगर स्टेट अपने अंदर ले लेता है, किसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को अगर स्टेट अपने अंदर ले लेता है किसी पब्लिक इंटरेस्ट में, या फिर उस प्रॉपर्टी को अगर ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी को सिक्योरली मैनेज करने के लिए, तो वो भी वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। वहीं जो हमारा सब क्लॉज सी है वो कहता है द अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर कॉर्पोरेशन इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और आइदर in order to secure management of the corporation, या फिर उन कॉर्पोरेशंस के मैनेजमेंट के लिए या फिर कुछ कॉर्पोरेशंस को पब्लिक इंटरेस्ट में अमेलगमेट कर दिया गया है, मिला दिया गया है और स्टेट ने अपने अंदर ले लिया है, तो भी वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। वहीं जो हमारा डी सब क्लॉज है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 31A, वो कहता है द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट इन रिलेशन टू मैनेजिंग एजेंट्स, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ऑफ कॉर्पोरेशन और एनी वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, और किसी भी शेयर होल्डर्स का राइट या कोई भी राइट अगर एक्सटिंग्विश कर दिया गया है या मॉडिफाई कर दिया गया है रिलेटेड टू डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, तो वो सब भी वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। वही जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सब क्लॉज है जो कि है सब क्लॉज ई, वो कहता है कि द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ rights
related to acquiring of agreement, license or lease for searching for or winning mines और मिनरल ऑयल्स को अगर टर्मिनेट, प्रीमेच्योर टर्मिनेट कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है एग्रीमेंट, लीज और लाइसेंस को, तो वो भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का अगर वायलेशन है तो भी वैलिड माना जाएगा अंडर आर्टिकल 31A। उसके बाद कहा गया है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाता है वो तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट उसे नहीं मिल जाता। उसके बाद कहा गया है प्रोवाइडेड, ये भी कहा गया है कि जब हम बात कर रहे हैं एक्विजिशन बाय स्टेट में, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि सीलिंग लिमिट क्या है। मान लीजिए कि अगर कहा गया है कि एक पर्सन अपने अंडर एग्रीकल्चर लैंड जो है या कल्टीवेटेड लैंड एक पर्सन का जो है पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर अगर वो 5 एकर्स रख सकता है और अगर उसके पास 6 एकर्स है, तो अगर वो गवर्नमेंट उसका जो 1 एकड़ एक्स्ट्रा है वो अगर ले लेता है तो स्टेट को उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 5 एकर्स के अंदर उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है और स्टेट उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, तो ज़रूरी है कि स्टेट जो है वो एक कंपनसेशन अमाउंट विच इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू जो हो वो पे करेगा, जिसका भी लैंड एक्वायर स्टेट करेगा। इसमें लैंड है, देन बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ अगर स्टेट करता है तो जो कि अगर सीलिंग लिमिट से कम है तो जो हमारा आर्टिकल 31A है वो यही कहता है, जिसके अंदर हमारे पास 2 क्लॉजेस हैं। तो हमारा आर्टिकल 31A कंप्लीट। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 31B। तो जो हमारा आर्टिकल 31B है वो कंटिन्यूएशन ऑफ आर्टिकल 31A है। तो जो आर्टिकल 31B है उसका हेडिंग सबसे पहले देख लेते हैं। तो आर्टिकल 31B का जो हेडिंग है वो कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस को वैलिडिफाई करने के लिए, वैलिड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ये आर्टिकल लाया गया है। इस आर्टिकल के अंदर सिंपल सी बात की गई है कि जब फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आर्टिकल 31B लाया गया था तो उसके साथ साथ शेड्यूल 9 भी लाया गया था और गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी एक्ट्स या रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और अगर उसे शेड्यूल 9 के अंदर रख दिए जाते हैं तो भले ही वो फंडामेंटल राइट्स को क्यों ना वायलेट करे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को क्यों ना वायलेट करे, जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकती, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं अराइज किया जा सकता। मगर इन 2007 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो हमारा केशवानंद भारती केस था जो कि 23 अप्रैल 1973 में आया था, जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया था, जिसमें हमारे कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती में कि जो हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15, देन आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, ये 4 आर्टिकल्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे, तो उसको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन चारों आर्टिकल्स को अगर कोई लॉ या रेगुलेशन अफेक्ट करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी लॉज, जो भी रेगुलेशन 23 अप्रैल 1973 के बाद बनाए गए हैं और शेड्यूल 9 में रखे गए हैं, वो तभी वैलिड हैं अगर वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे अफेक्ट नहीं करते हैं। ये हमें आर्टिकल 31B में बताया गया। सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 31C आया कब था। तो 25th अमेंडमेंट 1971 में आर्टिकल 31C को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। जो आर्टिकल 31C का हेडिंग है वो कहता है सेविंग ऑफ लॉज टू गिविंग
इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सर्टन इफेक्ट्स देने के लिए, उसे सेव करने के लिए आर्टिकल 31D लाया गया। आर्टिकल 31D में कहा गया कि जो भी लॉज, जो भी पॉलिसीज इसलिए लाई जा रही हैं, जो भी इसलिए लाई जा रही हैं जिससे कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, जो कि हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे अफेक्ट में लाने के लिए लाया गया है, उसे अफेक्ट में लाने के लिए लॉज बनाए गए हैं, तो उसे अगर वो वायलेशन भी करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो भी उसे क्वेश्चन उस पर अराइज नहीं किया जाएगा और कोई भी जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं लाया जाएगा। कोई भी उस ग्राउंड्स पे उस पर क्वेश्चन अराइज नहीं किया जा सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिस पे ऐसा कह कि आप कोई भी ब्लैंकेट नहीं ले सकते। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो वो वैलिड नहीं होगा। जहां तक बात है कि गिविंग इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट देने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 39 का जो क्लॉज बी और क्लॉज सी है, उसे इफेक्ट देने के लिए अगर कुछ लॉज बनाए जा रहे हैं और वो अगर फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है तो वो वैलिड होगा। उसके अलावा अगर जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 में, अगर उसको इफेक्ट देने के लिए कुछ लॉज बनाए जा रहे हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला सकता है, उस पर क्वेश्चन अराइज कर सकता है। ये हमारा आर्टिकल 31C है जो कि 25th अमेंडमेंट के अंडर 1971 में लाया गया था। इसके बाद आता है हमारा लास्ट आर्टिकल आज का, जो कि है आर्टिकल 31D। जो हमारा आर्टिकल 31D है वो लाया गया था, हमारा जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में, उसके अंदर लाया गया था। मगर नेक्स्ट ईयर 1977 में 43rd अमेंडमेंट के अंदर उसे रिपील कर दिया गया। तो जो आर्टिकल 31D है वो रिपील हो चुका है, वो है ही नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।